Hello everyone, welcome to part 29 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. A malnourished cancer patient may need dash calories depending on the degree of malnutrition and body trauma. Options दिया गया है 2000 to 3000, option B 4000 to 5000, option C 3000 to 4000, ऑप्शन डी 5000 to 6000. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3000 to 4000 कैलोरीज. मालनरिश कैंसर पेशेंट को 3000 to 4000 कैलोरीज पर डे सही होता है. ये शॉर्ट मैं आपको प्रोवाइड करने का सोच ही रहा था. ऐसा तो हमारा फ्रेंड्स बोलता रहता है कि थ्योरी पार्ट कवर करो. ये सब तो थ्योरी ही है, लेकिन जस्ट मैं आपको लिख नहीं दे रहा हूँ कि ये थ्योरी है. और एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ के भी क्या होगा. मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है और क्लियर भी किया है. और वैसे ये वीडियो हम तो कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बना भी नहीं रहे हैं. तो जिस क्वेश्चन पे थ्योरी का ज़रूरत होता है, क्वेश्चन के साथ मैं ऐसे भी थ्योरी कवर करवा ही देता हूँ. बाकी अननेसेसरी चीज़ों के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना आप लोगों के पास भी होना चाहिए. फिर भी आप लोगों को अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं कुछ सिलेबस डिकोडिंग विथ सजेस्टेड रीडिंग्स वाला शॉर्ट्स यूट्यूब में डाल दूंगा, आप वहाँ से रीड कर लेना. तो चलिए इस शॉर्ट को पहले देखते हैं. तो कैंसर पेशेंट के लिए डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट होता है 3000 to 4000 किलो कैलोरीज टू कैटर इंक्रीज कैलोरी नीड्स ड्यू टू मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड malnutrition एज वेल एज ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स. बाकी बर्न पेशेंट के लिए 4000 to 6000 प्लस किलो कैलोरीज पर डे सही होता है ड्यू टू हाइपर मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू रिपेयर डिमांड. बाकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर वाला पेशेंट को 30 to 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे सही होता है, जो जनरली 2500 to 3000 कैलोरीज पर डे होता है ड्यू टू देयर इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर ब्रीथिंग एंड इन्फ्लेमेशन इश्यूज. बाकी क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट के लिए 2000 to 2500 किलो कैलोरी सही होता है. सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक वाला पेशेंट के लिए भी 2500 to 3500 किलो कैलोरी सही होता है. बाकी एडवांस एज के पेशेंट के लिए 3000 to 3500 किलो कैलोरीज डेली सही होता है. और बाकी ट्रॉमा और मेजर सर्जरी पेशेंट को 3500 to 5000 किलो कैलोरीज सही होता है. और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट को 2000 to 3000 किलो कैलोरीज पर डे सही होता है. हार्ट फेलियर वाला पेशेंट को भी 2000 to 2500 किलो कैलोरीज सही होता है पर डे. और बाकी एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट को 1500 to 2500 किलो कैलोरीज पहले देते हैं और उसके बाद उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं to prevent refeeding syndrome and restore normal metabolism. चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Laxative abuse can lead to excess excretion of option A protein, option B electrolytes, option C glucose, option D vitamins. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स. ऐसा क्वेश्चन का हमने पहले भी डिटेल डिस्कशन किया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ऑलरेडी. Laxative abuse can lead to excess excretion of electrolytes because it accelerates intestinal transit time and reduce the absorption of water and minerals that lead to dehydration and electrolyte imbalances. So let's move to our next question. This food cannot be included in the diet of a person who is on a mechanically soft diet. Option A cooked egg, option B sugar, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी फ्रूट सलाद. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रूट सलाद. मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट में हम लोग इजी टू च्यू एंड स्वेलो वाला फूड्स पेशेंट को देते हैं. फ्रूट सलाद एक्चुअली हार्ड और फाइबरस होता है, इसीलिए हम मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट में फ्रूट सलाद इंक्लूड नहीं करते हैं. बाकी कुक एग जो है ये भी सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू होता है. बाकी शुगर और सॉल्ट तो हम दे ही सकते हैं. चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट यूज्ड एज कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन मोस्ट फॉर्मूलाज. ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज,
ऑप्शन डी लैक्टोज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी लैक्टोज। लैक्टोज एक्चुअली ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो का आंसर हम लोग गैलेक्टोज भी मान सकते हैं, लेकिन आरआरबी ने लैक्टोज इसका ऑप्शन दिया था। लैक्टोज इज जनरली अवॉइडेड इन मोस्ट formulas of adults and lactose intolerant patients, as they may have difficulty in digesting the lactose, which may further cause diarrhea, bloating, etc. बाकी फ्रुक्टोज तो नॉर्मली हमारा यूज़ होता ही है, हमारा प्रोटीन पाउडर ये सब में भी फ्रुक्टोज ही मिक्स किया जाता है टू प्रोवाइड स्वीटनेस, और बाकी ग्लूकोज तो यूज़ होता ही है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किन फोल्ड कैलिपर इज यूज टू असेस द ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन डी बॉडी फैट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बॉडी फैट। स्किन फोल्ड कैलिपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। इसको हम जनरली बॉडी फैट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मेन में जनरली बॉडी फैट कम होता है और वुमेन में बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस इज करेक्ट फॉर CED? ऑप्शन ए कैलोरी एनर्जी डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी कैल्शियम एलिमिनेशन डेफिशिएंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस रेसिपी फैट इंटरफेयर्स विथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ऑप्शन ए हलवा, ऑप्शन बी डायमंड कट, ऑप्शन सी लड्डू, ऑप्शन डी बर्फी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है हलवा। एक्चुअली अभी तो हम बर्फी में भी घी और ऑयल डालते हैं, लेकिन पहले बर्फ़ी ओनली मिल्क और शुगर से ही बनता था। बाकी फैट शुगर का क्रिस्टलाइजेशन को इंटरफेयर करके हमारा स्वीट्स को एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोय प्रोटीन इज ड्यू टू डैश प्रेजेंट इन इट। ऑप्शन ए लाइकोपेन, ऑप्शन बी आइसोफ्लेवोन्स, ऑप्शन सी स्टेटिन्स, ऑप्शन डी कैरोटीनॉइड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी आइसोफ्लेवोन्स। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले भी देखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। बाकी लाइकोपेन हमें टोमेटोस में मिलता है, ये टोमेटो को रेड कलर देता है, और लाइकोपेन का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, और ये कैंसर प्रिवेंशन में भी काम आता है। बाकी जो आइसोफ्लेवोन्स है, आइसोफ्लेवोन्स सॉय में मिलता है हमें, ये एस्ट्रोजन को मिमिक करता है और LDL को कम कर देता है। बाकी स्टेटिन्स आपका कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, और ये कॉमनली ओट्स में मिलता है। बाकी स्टेटिन क्लास का मेडिसिन हम एज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे आपका एट्रोवास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन, ये सब आपने कभी सुना होगा। तो बाकी कैरोटीनॉइड्स आपका प्लांट पिगमेंट है, इसका भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है जो आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है। चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल कैलोरी प्रेस्क्राइब फॉर सेडेंटरी ओबेस वर्कर फॉर हिज आइडियल बॉडी वेट इज। ऑप्शन ए अबाउट 25 kilocalories per kg ideal body weight, option B 15 kilocalories per kg ideal body weight, option C 20 kilocalories per kg ideal body weight, option D 30 kilocalories per kg ideal body weight। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अबाउट 20 kilocalories per kg ideal body weight। अंडर वेट के लिए ये 30 to 35 किलोकैलोरीज पर केजी बॉडी वेट होता है। बाकी नॉर्मल तो 25 to 30 किलोकैलोरीज पर केजी बॉडी वेट होता है। ओवरवेट और ओबेस दोनों के लिए आपका 20 to 25 किलोकैलोरीज पर केजी बॉडी वेट होता है, और सीवियरली ओबेस के लिए 15 to 20 किलोकैलोरीज पर केजी बॉडी वेट होता है। बाकी हमने ये कंपैरिजन चार्ट भी दिया है, इसको आप एक बार देख सकते हैं।
ये 2010 और 2020 दोनों का यहाँ पे है। सेडेंटरी वर्कर मैन के लिए आपका 2010 में 39 था और 2020 में अभी 32 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। बाकी वुमेन, इन्फेंट, चिल्ड्रेन इसका आप थोड़ा यहाँ से देख लीजिएगा। और एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे करें इसका प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और रजिस्टर्ड डाइटिशियन वाला एग्ज़ाम में ये सब कैलकुलेट करने के लिए भी देता है। लेकिन एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम में ये पूछेगा तो पूछेगा कैसे, इतना लंबा तो कैलकुलेशन करने दे भी नहीं सकता है, तो ज़्यादा सेंस नहीं बनता है इसका। फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ये पहले हम पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं। आइडियल बॉडी वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने मास्टर्स या फिर पीजी डिप्लोमा जो भी किया है उसमें भी ये तो आता ही है कि मैन का अगर आइडियल बॉडी वेट आपको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग फर्स्ट 5 फीट के लिए 50 केजी पकड़ते हैं और 5 फीट से ऊपर जो भी हाइट है पर इंच हम 2.3 केजी के हिसाब से प्लस करते हैं। और वुमेन के लिए ऐसे आपका फर्स्ट 5 फीट के लिए 45.5 केजी हम लोग पकड़ते हैं और उसके बाद जो भी जितना भी इंच एक्स्ट्रा होगा पर इंच 2.3 केजी के हिसाब से हम लोग बढ़ाते हैं। और उसके बाद हम लोग एक्टिविटी लेवल को भी डिटरमाइन करते हैं। एक्टिविटी आपका सेडेंटरी है कि मॉडरेट है कि एक्टिव है, उसके हिसाब से हम कैलोरिक फैक्टर को आइडियल बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वही से हमें टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे मिल जाता है। बाकी और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग फिजिकल एक्टिविटी लेवल, पल लेवल या फिर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बीएमआर, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, फैक्टरियल अप्रोच यूज़ करके या फिर सत्यनारायण मेथड यूज़ करके उसके बाद करेक्शन फैक्टर लगा के उसको ठीक करते हैं। ऐसे हम उसको ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंट तो एग्ज़ाम के लिए है नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहा हूँ इसमें। आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिवेटेड डैश इज ए पॉसिबल मार्कर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ऑप्शन ए मेथियोनिन, ऑप्शन बी सिस्टीन, ऑप्शन सी प्यूरिन, ऑप्शन डी होमोसिस्टीन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, होमोसिस्टीन। Elevated homocysteine levels is associated with increased risk of cardiovascular diseases. Homocysteine blood vessels को डैमेज करता है और क्लॉट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। बाकी मेथियोनिन तो एक एमिनो एसिड है, ये होमोसिस्टीन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मार्कर नहीं है। और सिस्टीन भी एक एमिनो एसिड ही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी होता है। और बाकी प्यूरिन आपका गाउट का मार्कर होता है। प्यूरिन और यूरिक एसिड आपका गाउट को डिनोट करता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। इसका पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।